MP3 ज्योग्राफिक चैनल में आप सबका बहुत बहुत आज हम लोग भारत, लोग और अर्थव्यवस्था की इस पुस्तक के छठे अध्याय जल संसाधन या कह लीजिए वाटर रिसोर्सेज के महत्वपूर्ण प्रश्नों का आइए देखते हैं। योर वेलकम। ये बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, जिनमें से पहला है, निम्नलिखित में से जल किस प्रकार का संसाधन है? 4 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है अजैव संसाधन, दूसरा है जैव संसाधन, तीसरा है अनवीकरणीय संसाधन, चौथा है चक्रीय संसाधन। इस प्रकार से इसमें सही ऑप्शन है घ, चक्रीय संसाधन। इस प्रकार आगे हम लोग देखेंगे। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से देश में किस नदी में सबसे ज़्यादा पुनः पूर्ति योग्य भौम जल संसाधन है? इसमें भी 4 ऑप्शन मिलेंगे और इन चारों में से जो ऑप्शन सही है वो है खा, गंगा। इसका उत्तर है गंगा। इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं, निम्नलिखित नदियों में से देश में गंगा नदी में सबसे ज़्यादा पुनः पूर्ति योग्य भौम जल। आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न है, घन किलोमीटर में दी गई निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या भारत में कुल वार्षिक वर्षा दर्शाती है? ये 4 ऑप्शन इसमें भी दिए गए हैं और चारों में से खा उत्तर सही है, 4000। ठीक। आगे है अगला प्रश्न है, निम्नलिखित दक्षिण भारतीय राज्यों में से किस राज्य में भौम जल उपयोग प्रतिशत में इसके कुल भौम जल संभाव्य से ज़्यादा है? इसका उत्तर का है तमिलनाडु। और इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि दक्षिण भारतीय राज्यों में से तमिलनाडु राज्य में भौम जल उपयोग प्रतिशत में इसके कुल भौम जल संभाव्य से ज़्यादा है। आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, देश में प्रयुक्त कुल जल का सबसे अधिक समानुपात निम्नलिखित सेक्टरों में से किस सेक्टर में है? इसमें 4 ऑप्शन हैं, सिंचाई, घरेलू उपयोग, उद्योग और चौथा है इनमें से कोई नहीं। इन चारों में से का ऑप्शन सही है सिंचाई। इस प्रकार से इसको हम समझ सकते हैं कि देश में प्रयुक्त कुल जल का सबसे अधिक समानुपात निम्नलिखित में से सिंचाई। आइए आगे हम लोग देखते हैं। ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, 30 शब्दों में इसका उत्तर देना होता है। जिसमें पहला प्रश्न है, यह कहा जाता है कि भारत में जल संसाधनों में तेज़ी से कमी आ रही है और जल संसाधनों की कमी के लिए उत्तरदायी कारकों की विवेचना कीजिए। तो इसका उत्तर इस प्रकार है कि भारत के जल संसाधनों में तेज़ी से कमी आ रही है क्योंकि बढ़ती जनसंख्या के कारण दैनिक उपयोग, सिंचाई, जल विद्युत निर्माण तथा उद्योगों में जलापूर्ति की मात्रा निरंतर बढ़ रही है। इस प्रकार से अगला प्रश्न है, पंजाब, हरियाणा और तमिलनाडु राज्यों में सबसे अधिक भौम जल विकास के लिए कौन कौन से कारक उत्तरदायी हैं? इसका उत्तर इस प्रकार है, पंजाब, हरियाणा और तमिलनाडु राज्यों में नदियों के बेसिनों में भौम जल का स्तर ऊंचा होने के कारण भौम जल का विकास अधिक। इस प्रकार आगे चलते हैं हम लोग। और अगला प्रश्न है, देश में कुल उपयोग किए गए जल में कृषि क्षेत्र का हिस्सा
कम होने की संभावना क्यों है? इसका उत्तर इस प्रकार है। देश में कुल जल का बहुत बड़ा भाग कृषि क्षेत्र में उपयोग होता है। जैसे जैसे जल का उपयोग अन्य क्षेत्रों में बढ़ेगा, जल के उपयोग में कृषि क्षेत्रों में हिस्सा घटने की संभावना है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, लोगों पर संदूषित जल गंदे पानी के उपयोग के क्या संभव प्रभाव हो सकते हैं? इसका उत्तर इस प्रकार है। लोगों पर संदूषित जल के उपयोग से उनमें दूषित जल से उत्पन्न होने वाले रोगों, हैजा, पेचिस, डायरिया आदि रोगों का संक्रमण होने की संभावना अधिक हो जाएगी। इस प्रकार से अब हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। ये 150 शब्दों में इसका उत्तर देना होता है। आइए देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न में। पहला प्रश्न है, देश में जल संसाधनों की उपलब्धता की विवेचना कीजिए और इसके स्थानिक वितरण के लिए उत्तरदायी निर्धारित करने वाले कारक बताइए। इसका उत्तर इस प्रकार हम दे सकते हैं। पहला है, भारत में जल संसाधनों की उपलब्धता। ये हेडिंग है। इसके आगे, भारत में जल संसाधनों का वितरण असमान है। पौधों के लिए जल की आपूर्ति का प्रमुख स्रोत वर्षा है, लेकिन वर्षा का जल बह करके सागरों में चला जाता है। कुछ जल भूमि के अंदर रिस कर चला जाता है, जिसे भूमिगत जल, भौम जल कहते हैं। हमारे देश में वर्षा की मात्रा तथा वर्षा का वितरण दोनों असमान है। थार के मरुस्थल में जहाँ केवल 10 से 20 सेंटीमीटर वर्षा प्राप्त होती है, वहीं पूर्वोत्तर राज्यों एवं पश्चिमी घाट में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है। इस प्रकार आगे हम चलते हैं। यहाँ मानसूनी वर्षा होती है जो अनिश्चित है, और 110 सेंटीमीटर औसत वर्षा वाला देश भारत संसार के अधिकतम वर्षा वाले देशों में से एक है। इसकी वर्षा का 1/3 भाग या तो वाष्पन के द्वारा वायुमंडल में विलीन हो जाता है या नदियों में बहकर सागरों में चला जाता है। ऐसा अनुमान है कि शेष का 20% भूमि के अंदर रिसकर भूमिगत जल के भंडार को पुनः भर देता है, और भारत को प्रतिवर्ष औसतन 4200 घन किलोमीटर जल प्राप्त होता है। कुल उपलब्ध जल का प्राकृतिक प्रवाह लगभग 1800 घन किलोमीटर है, लेकिन प्रयोज्य जल की अनुमानित मात्रा 1140 घन किलोमीटर है। आगे हम लोग देखते हैं कि हमारे देश में 90% वर्षा जून से लेकर अगस्त तक केवल 3 माह में होती है। भारत में वर्षा के दिनों की संख्या में भारी अंतर रहता है। पश्चिमी तट पर वर्षा वाले दिनों का औसत 137 है, परंतु राजस्थान में घटकर यह 10 दिन से भी कम रह जाता है। भारत में वर्षा का क्षेत्रीय वितरण और भी आसमान है। कुल क्षेत्रफल के 8% भाग में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, और 20% भाग में 125 से 200 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। 42% भाग में 75 से 125 सेंटीमीटर तथा 30% भाग में 75 से कम वर्षा होती है। इस प्रकार दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि 30% भौगोलिक क्षेत्र में अधिक वर्षा होती है तो 30% में कम वर्षा होती है। देश के 80% भाग में 80% से अधिक वर्षा केवल 100 दिनों में हो जाती है। देश के अधिकतर भागों में 6 से 8 महीनों में वर्षा बहुत कम या बिल्कुल ही नहीं होती है। मोटे तौर पे 82 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा एक ऐसी विभाजक रेखा है जिसके पूर्व में जल की अधिकता रहती है तथा पश्चिम में कमी रहती है। इस प्रकार भारत में वर्षा की सबसे बड़ी समस्या इसका देश काल की दृष्टि से असमान वितरण। इस प्रकार आगे हम लोग देखेंगे जल के स्थानिक वितरण के लिए उत्तरदायी कारण। और
वर्षा जल का एक बड़ा भाग नदियों द्वारा बहाकर समुद्र में पहुंचा दिया जाता है। यह जल का प्रमुख स्रोत है। भारतवर्ष में सतही जल जो नदियों द्वारा बहाकर ले जाया जाता है, यहाँ का नदी तंत्र है जिसे 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला है हिमालय प्रदेश की नदियाँ, दूसरा है प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ, तीसरा है तटीय नदियाँ, चौथा है अंतःस्थलीय जल प्रवाह वाली नदियाँ। जल अपवाह क्षेत्र के आकार के आधार पर भारत की नदियों को 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। ठीक। नंबर 1 है प्रमुख नदियाँ जिनका अपवाह क्षेत्र 20,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक है। दूसरा है मध्यम आकार की नदियाँ जिनका अपवाह क्षेत्र 2,000 से 20,000 वर्ग किलोमीटर है। तीसरा है नदियाँ जिनका अपवाह क्षेत्र 2,000 से 2,000 किलोमीटर से भी कम है। और चौथा है मरुस्थलीय नदियाँ जो कुछ दूर बहकर राजस्थान के मरुस्थलों में विलीन। इस प्रकार थार के मरुस्थल को छोड़ के देश के अधिकतर भागों में नदियाँ पाई जाती हैं और भारत में 121 प्रमुख नदियाँ हैं। इनके अपवाह का क्षेत्रफल 23.5 लाख वर्ग किलोमीटर है। मध्यम आकार की नदियाँ 44 हैं। इनके अपवाह का क्षेत्रफल 24,000 है। ठीक। इस प्रकार से आगे हम चलते हैं कि छोटी छोटी असंख्य नदियां हैं, इनका अपवाह क्षेत्र 2 लाख वर्ग किलोमीटर है। मरुस्थलीय नदियों का अपवाह क्षेत्र 1 लाख वर्ग किलोमीटर है। सभी नदी तंत्र में जल का कुल वार्षिक प्रवाह 17.68 करोड़ हेक्टेयर मीटर है। इनमें से प्रमुख नदियों का योगदान 85% का तथा मध्यम का 7% तथा लघु और मरुस्थलीय नदियों का योगदान केवल 8%। इस प्रकार आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जल संसाधनों का ह्रास सामाजिक द्वंद्वों और विवादों को जन्म देते हैं। इसे उपर्युक्त उदाहरणों सहित समझाइए। आइए देखते हैं। इसका उत्तर इस प्रकार है। जल संसाधनों के ह्रास के सामाजिक द्वंद्वों और विवादों को जन्म देने के कारण जल संसाधन मानव जीवन के लिए बहुत उपयोगी है, अतः इनका ह्रास निम्न सामाजिक द्वंद्वों और विवादों को जन्म देने के लिए उत्तरदायी है। जिनमें पहला है जल संसाधनों के बंटवारे को लेकर पंजाब और हरियाणा राज्य सतलज यमुना लिंक द्वारा सिंचाई के लिए अधिक जल की मात्रा की मांग कर रहे हैं। उनका यह विवाद न्यायालय तक पहुंच गया है। दूसरा है पंजाब तथा हरियाणा राज्यों में जल विवाद राजनीतिक पार्टियों के लिए द्वंद्व राजनीतिक दांवपेच बन गया है। और तीसरा है कर्नाटक और तमिलनाडु दोनों ही कावेरी नदी से अधिक जल लेने के लिए लंबी अवधि से संघर्ष कर रहे हैं। उनका यह विवाद राजनीतिक गलियारों की गूंज बनकर सर्वोच्च न्यायालय तक। और अगला पॉइंट है महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश राज्य कृष्णा नदी के जल के बंटवारे को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। और 5वां पॉइंट है पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली राज्यों में ब्यास नदी के जल के बंटवारे का विवाद छिड़ा हुआ है। और 6ठा है गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच नर्मदा नदी के जल का। और आगे है अगला प्रश्न है जल संभर प्रबंधन। जल संभर प्रबंधन क्या है? क्या आप सोचते हैं कि यह सतत पोषणीय विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है? आइए इस प्रश्नों का उत्तर हम समझते हैं। जल संभर प्रबंधन का अर्थ। जल संभर प्रबंधन से तात्पर्य भूस्तरीय तथा भूमिगत जल संसाधनों के वैज्ञानिक और कौशलात्मक प्रबंधन से है। इसके लिए निम्नलिखित रणनीति अपनाने की आवश्यकता है, जिसमें पहला है व्यर्थ वर्षा जल को तालाबों में एकत्र करना। दूसरा है बंद पड़े कुओं के पुनर्भरण की व्यवस्था करना। तीसरा है भौम जल का संचय करना। और चौथा पॉइंट है भौम जल के स्तर को ऊंचा। इस प्रकार जल संभर को इन शब्दों में परिभाषित किया जा सकता है।
जल संभर जल का वह वैज्ञानिक प्रबंधन है जिसके लिए भूमि, जल, वनस्पति, जंतुओं और मानवीय संसाधनों के संरक्षण, पुनरुत्पादन तथा विवेकपूर्ण उपयोग से समन्वित किया जाता है। जल संभर का लक्ष्य समाज और जल संसाधनों के बीच संतुलन स्थापित करना है। इस कार्य में समाज का जितना सामुदायिक सहयोग मिलेगा, सफलता उतनी ही अधिक। आगे हम लोग देखेंगे जल संभर प्रबंधन का सतत पोषणीय विकास में योगदान। जल संभर प्रबंधन कुछ क्षेत्रों में सतत पोषणीय विकास के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध हुई है। इसके लिए निम्नलिखित तर्क दिए जा सकते हैं। इसमें पहला है, जल संभर विकास योजनाएं सतत पोषणीय विकास का पथ प्रशस्त करके अर्थव्यवस्था के कायाकल्प में बड़ी सफल सिद्ध हुई हैं। और इसमें अगला पॉइंट है, हरियाली केंद्र नीरू, भीरू तथा अरवारी जल संसद ने विविध क्षेत्रों में सतत पोषणीय विकास के द्वार खोल दिए हैं। और अगला पॉइंट है, राले गण सिद्धि गांव की जल संभर योजना ने इस गांव के स्वर्णिम विकास के द्वार खोलकर लोगों को रोजगार देकर सतत पोषणीय विकास की व्यवस्था को सुदृढ़ बना। ठीक, इस प्रकार अब हम लोग अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न को देख लेते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न है। इसमें पहला है, पृथ्वी का निम्न में से कितने प्रतिशत धरातल जल से आच्छादित है? पहला प्रश्न है, इसका उत्तर खा है 71%। इस प्रकार हम इसको कह सकते हैं कि पृथ्वी का निम्न में से 71% धरातल जल से आच्छादित। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस नदी के वार्षिक जल प्रवाह का अधिकतर भाग प्रयोग में नहीं लाया जा सकता है? दूसरा प्रश्न है, इसका उत्तर गा दिया गया है ब्रह्मपुत्र। ठीक, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी के वार्षिक जल प्रवाह का अधिकतर भाग प्रयोग में नहीं लाया जा सका। और तीसरा प्रश्न है, निम्न में से किन राज्यों में भौम जल का उपयोग कम हो पाया है? तीसरा प्रश्न है, तीसरे प्रश्न का उत्तर का है ओडिशा, छत्तीसगढ़। और इस प्रकार हम सब कह सकते हैं ओडिशा, छत्तीसगढ़ राज्यों में भौम जल का उपयोग कम हो पाया है। आगे हम लोग चलते हैं और चौथा प्रश्न है, भाखड़ा नंगल बहुउद्देशीय नदी घाटी योजना निम्न में से किस नदी पर बनी है? चौथा प्रश्न है जिसका उत्तर गा दिया गया है सतलुज। इस प्रकार हम इसको कह सकते हैं कि भाखड़ा नंगल बहुउद्देशीय नदी घाटी योजना निम्न में से सतलज नदी पर बनी। अगला प्रश्न है, कृषि कार्यों में भौम जल का निम्न में से कितने प्रतिशत उपयोग होता है? पांचवा प्रश्न है, पांचवें प्रश्न का उत्तर घा दिया गया है 92%। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कृषि कार्यों में भौम जल का निम्न में से 92% उपयोग होता। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग। छठा प्रश्न है और ये अंतिम प्रश्न है और इसको देखते हैं, निम्न में से कौन सी नदियों का जोड़ा सबसे अधिक प्रदूषित है? छठे प्रश्न का उत्तर का दिया गया है गंगा यमुना। इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं गंगा यमुना नदियों का जोड़ा सबसे अधिक प्रदूषित है। ठीक, और इस प्रकार से आज हम लोगों ने भारत, लोक और अर्थव्यवस्था की इस पुस्तक के छठे अध्याय जल संसाधन या कह लीजिए वाटर रिसोर्सेज के महत्वपूर्ण प्रश्नों का हम लोगों ने अध्ययन किया। आज यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद।